जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ की हकीकत की घटना है। यहाँ पर रश्मि नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र लगभग 21 से 22 साल होती है, वो अपने चाचा चाची, दादी और चाची के जो 2 बच्चे होते हैं उनके साथ रहा करती है। जो चाचा होता है वो बाहर कामकाज के लिए गया हुआ होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो चाची का रवैया होता है वो बहुत ही अलग होता है। वो उस लड़की को बस देखते ही पसंद नहीं करती थी, वो बस यही चाहती थी कि ये किसी तरह से यहाँ से निपट जाए, यहाँ से ये निकल जाए। लेकिन जो दादी होती है वो उस लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार किया करती। दोस्तों, अब यहाँ पर साल 2021 का वाक़या होता है, जब यहाँ पर इस लड़की रश्मि की भुआ की लड़की की शादी आ जाती है और उस सब में जाने के लिए सभी घर के लोग तैयार होने लगते हैं। यहाँ पर ये लड़की रश्मि भी तैयार होने लगती है और कहने लगती है कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। अपनी चाची से कुछ पैसे मांगती है, लेकिन चाची यहाँ पर उससे कहती है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तू अगर चलना चाहती है तो इन पुराने कपड़ों से ही हमारे साथ चल, वरना मैं तुझे अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होती है और इस परेशानी को देखकर जो उसकी दादी होती है वो यहाँ पर उससे कहने लगती है कि बेटा ये ले, मेरे पास 300 रुपये हैं, तू 300 रुपये से अपने कपड़े ले आ। दोस्तों, यहाँ पर रश्मि खुश भी होती है, लेकिन वो 300 रुपये लेकर मॉल में चली जाती है और जब मॉल में अच्छे अच्छे कपड़े देखती है तो उसका दिमाग खराब होने लगता है। वो सोच में पड़ जाती है कि यहाँ पर अब किया जाए तो क्या किया जाए। उसने कपड़े तो काफ़ी अच्छे देख लिए, लेकिन उनके पैसे उसके पास नहीं होते। फिर यहाँ पर वो अपने मन ही मन एक प्लान बनाती है। प्लान के तहत ही यहाँ पर जो उसने कपड़े पसंद किए थे उन्हें नीचे पहन लेती है और उसके ऊपर अपने खुद के घर वाले कपड़ों को पहन लेती है। ऊपर से शॉल ओढ़ लेती है और शॉल ओढ़ने के बाद जैसे ही वो बाहर निकलती है, जो गार्ड गेट पर खड़े होते हैं उनके पास एक मशीन होती है, उस मशीन से उसमें टैग स्कैन हो जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर इस लड़की को रोक लिया जाता है और रोककर इसके कपड़ों को देखने लगते हैं। तो यहाँ पर इस लड़की ने वो कपड़े अंदर पहन रखे थे। अब यहाँ पर इस लड़की को उस मैनेजर के सामने ले जाया जाता है और मैनेजर यहाँ पर जब इस लड़की को देखता है तो उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर चोरी क्यों कर रही थी। तो यहाँ पर ये लड़की कहने लगती है कि साहब मैं चोर नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मेरी मजबूरी है। तो यहाँ पर मैनेजर साहब उससे कहने लगते हैं तुम्हारी भला क्या मजबूरी है। तो वो लड़की बताती है कि मुझे इस तरह से शादी में जाना था, लेकिन मेरे पास 300 ही रुपये और मुझे कपड़े भी चाहिए, लेकिन मैं अब वहाँ जा भी नहीं पाऊँगी, मैं शादी भी कैंसिल कर रही हूँ, लेकिन इस सब के बारे में तुम किसी को मत बताना, मुझे यहीं पर माफ़ कर दो। दोस्तों, यहाँ पर जो रश्मि होती है बार बार उनके हाथ जोड़ती है और 1 घंटे तक वहीं पर बैठ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो मैनेजर साहब होते हैं फिर उनकी पता नहीं क्या समझ में आता है, उससे वो कपड़े ले लिए जाते हैं और कपड़े लेने के बाद रश्मि को वहाँ से आगे भेज दिया जाता है, तुम अपने घर जाओ। दोस्तों, यहाँ पर रश्मि अंदर ही अंदर टूट सी जाती है और अपने घर जाने के बाद निर्णय लेती है कि मुझे अब उस शादी में जाना ही नहीं है। दादी भी उससे पूछती है कि बेटा कपड़े क्यों नहीं लेकर आई। तो यहाँ पर वो दादी से यही कहती है कि दादी मुझे कपड़े पसंद नहीं आए। दोस्तों, उसके बाद अब वो अपने घर में यहाँ दुखी होकर रहने लगती है। जो चाची होती है अपने 2 बच्चों को लेकर उस भुआ के घर पर चली जाती है और वहाँ पर वो शादी में शरीक हो जाती है। इधर जो लड़की है वो मन ही मन परेशान हो रही थी और शादी वाला दिन आ जाता है। जब शादी वाला दिन आता है तो उनके दरवाजे पर एक बाइक सवार आकर रुकता है। यहाँ पर उस लड़की को देखता है और कहने लगता है कि ये लो आपके लिए कपड़े हैं। अब उस लड़के को देखकर ये कहने लगती है कि आप कौन हो और किस तरह से ये कपड़े मेरे लिए लेकर आए हो। तो यहाँ पर वो लड़का उससे यही कहता है कि ये आपके लिए कपड़े भिजवाए हैं किसी ने और आप इन्हें बस रख लीजिए, मुझे तो बस इतना पता है कि आपको ये कपड़े देने हैं। लड़की कपड़े लेती है और अपने घर के अंदर जाती है और जब कपड़े देखती है तो उसमें 3 जोड़ी अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं। एक जोड़ी कपड़ा तो वही होता है जो उसने पहन कर देखा था, 2 जोड़ी और अच्छे पार्टी वेयर यानी कि शादी के लिए कपड़े होते हैं। अब यहाँ पर ये लड़की खुश भी होती है और सोच में पड़ जाती है कि पता नहीं किसने मेरे लिए कपड़े भिजवाए हैं। यहाँ पर अपनी दादी को बताती है। दादी भी कहती है कि भले आदमी भी बहुत होते हैं इस जहां में, कोई बात नहीं बेटा, अब तेरे लिए कपड़े आ गए ना तो ये ले 200 रुपये ले और तू नज़दीक ही हमारे जो लड़की का घर है तू वहाँ चली जा और शादी में जाकर शरीक हो जा। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़की 200 रुपये अपने दादी से लेती है और सीधे अपने घर से 10 किलोमीटर दूर अपनी जो भुआ की लड़की की शादी होनी थी उसमें जाकर शरीक हो जाती है। जब भुआ भी यहाँ पर इस लड़की को देखती है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और यहाँ पर जब भुआ की लड़की देखती है
तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब ये भुआ की लड़की के साथ इधर उधर घूमने लगती है और जब भुआ की लड़की पार्लर वगैरह जाती है तो ये भी लड़की उसके साथ जाती है। वहाँ से ये भी तैयार होकर आती है और उन्हीं अच्छे कपड़ों को पहनती है। जब चाची को पता चलता है कि ये अच्छे कपड़े लेकर आई है तो चाची उससे पूछने लगती है कि ये कपड़े कहाँ से आए, तुझे पैसे किसने दिए। तो यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है ये सब पैसे माँ ने दिए, यानी कि दादी माँ ने दिए। दोस्तों अब चाची यहाँ मन ही मन बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और ये लड़की बड़े अच्छे से यहाँ पर उन लोगों के साथ घुल मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही बारात आती है, बारात इनके दरवाजे पर आती है तो दूल्हा आता है। लड़कियाँ छत पर चढ़कर दूल्हे को देख रही होती हैं, बाराती को देख रही होती हैं। अब यहाँ पर ये लड़की सामने एक व्यक्ति को देखती है। वो व्यक्ति कोई और नहीं, वही मैनेजर होता है जिसका नाम सम्राट होता है, जो इस लड़की को वहाँ पर इसी तरह से छोड़ देता है। दोस्तों अब सम्राट को देखकर ये लड़की समझ जाती है कि शायद इसी ने ये कपड़े मेरे पास भिजवाए हैं। दोस्तों ऐसे ही वहाँ पर सम्राट अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद ये लड़की उससे बातचीत करने लगती है, उसे छत पर लेकर जाती है। वहाँ पर 1 से 1.5 मिनट बातचीत होती है। उससे कहने लगती है कि आप यहाँ पर किसकी तरफ से हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं किसी की भी तरफ से नहीं हूँ, बस मैं तो तुम्हें देखने के लिए आया था। दोस्तों यहाँ पर वो लड़की एकदम से बस टूट सी ही जाती है और कहने लगती है कि अब ऐसा करो, बारात में लास्ट तक रुकना और मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि कोई और भी देख लेगा। तो यहाँ पर वो लड़का उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, लोग बाग मुझसे पूछेंगे तुम किसकी तरफ से हो। तो यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि देख लो, आपको जैसा उचित लगे। वो लड़का कहता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, आप ऐसा कर दीजिए, मुझे अपना नंबर दे दीजिए। वो लड़की कहती है कि मेरे पास कोई नंबर नहीं है। दोस्तों यहाँ पर सम्राट उससे कहता है कि तुम्हारे पास नंबर नहीं है तो चलो मैं तुमको फ़ोन दिला देता हूँ। तो यहाँ पर लड़की कहती है कि नहीं नहीं, मैं फ़ोन नहीं ले सकती क्योंकि मेरे घर परिवार में मेरी चाची है और चाची ये सब बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएगी। आप ऐसा करिए, आप अपना नंबर मुझे दे दीजिए, जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको फ़ोन कर लूँगी। दोस्तों सम्राट उसे अपना नंबर देकर जाता है और फिर ये लड़की रात को 10:30 पौने 11 बजे उसके पास किसी दूसरी सहेली के से फ़ोन करती है। तो यहाँ पर सम्राट बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहने लगता है कि मेरा मन नहीं लग रहा। यहाँ पर वो लड़की कहती है कि मेरा भी मन नहीं लग रहा, लेकिन आपने मेरे लिए इतना सब क्यों किया। तो यहाँ पर सम्राट कहने लगता है कि मेरी भी माँ नहीं है, मुझे पता है कि चाचा चाची के साथ कैसे रहा जाता है और बिना माँ के कोई प्यार नहीं मिलता। मैं यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और हम दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएं। दोस्तों यहाँ पर वो लड़की कहती है कि चलो आगे देखेंगे, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, शादी में शरीक होती हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये लड़की फ़ोन रखती है और शादी बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है। शादी होने के बाद तीसरे दिन ये लोग अपने घर पर आते हैं और घर पर आने के बाद जो चाची होती है वो बवाल मचा देती है। बवाल भी यहाँ पर इस तरह का मच जाता है क्योंकि यहाँ पर वो अपनी सास से कहने लगती है कि मेरे बच्चों के लिए तो तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है और इस लड़की के लिए तुम इतने पैसे लौटा रही हो। यहाँ पर इस तरह का बवाल खड़ा हो जाता है। जो सास होती है वो भी कम नहीं होती, वो कहती है कि मेरे खुद के पैसे हैं, तुम तो एक ही कहो मैं लाख लुटाऊंगी, ये भी तो मेरी बेटी है, मैं तुम्हारे बच्चों के ऊपर कुछ नहीं लुटाऊंगी, इसकी माँ नहीं है, इसकी माँ मैं ही हूँ। दोस्तों यहाँ पर इस तरह से झगड़ा होता है और झगड़े के बाद फिर शांति हो जाती, फिर वही अपनी दिनचर्या स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे कई दिन का समय बीत जाता है। 5 दिन के बाद ये लड़की उस सम्राट के पास फ़ोन करती है। सम्राट यहाँ पर कहने लगता है कि 5 दिन लगा दिए, मैं काफ़ी दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तो वो कहती है कि मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है और यहाँ पर झगड़ा भी हो गया था, इस वजह से मैं फ़ोन नहीं कर पाई। दोस्तों अब सम्राट का मन ही नहीं लग रहा था। सम्राट को ऐसा लगता है कि इसके पास फ़ोन पहुँचाया जाए। फिर उसी लड़के के जरिए सम्राट इसके घर पर एक छोटा कीपैड वाला फ़ोन पहुँचा देता है। बाद सम्राट और रश्मि की अब आपस में फ़ोन से बातचीत होने लगती है और धीरे धीरे कुछ ही समय बीतता है। कुछ समय के बाद यहाँ पर चाची को के बारे में पता चल जाता है तो चाची पूरा हंगामा मचा देती है। चारों तरफ यहाँ पर आसपास के लोगों को पता चल जाता है कि लड़की किस तरह से किसी लड़के से बातचीत करती है। दोस्तों अब ये लड़की टूट सी ही जाती है, मन ही मन सोचने लगती है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। हालांकि इस सब के बारे में वो अपनी दादी को सारा कुछ बता चुकी होती है, लेकिन दादी की यहाँ पर अब एक भी नहीं चल रही थी। अब यहाँ पर ये
खुद अपने मन में सोचने लग जाती है कि क्यों ना मैं अपने आप को ख़त्म करूं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर वो सम्राट के पास फ़ोन करती है और उससे कहने लगती है कि इस तरह का वाक्य है, मैं मर भी नहीं सकती और मैं आपसे जुदा भी नहीं हो सकती, मैं करूँ तो क्या करूँ। तो यहाँ पर सम्राट कहता है कोई बात नहीं, अब जो करना है वो मुझे करना है, मैं अब तुम्हारे पास आ रहा हूँ। दोस्तों उसके बाद सम्राट अपनी गाड़ी निकालता है, गाड़ी निकालकर सीधे इनके घर पर आ जाता है। दोस्तों जब घर पर आता है तो चाची और ज़्यादा हंगामा करने लगती है, आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जब ये लड़का कहने लगता है कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। जब उस लड़के के बैकग्राउंड के बारे में पता किया जाता है तो लड़के ने MBA की हुई होती है, वो एक मॉल के अंदर मैनेजर होता है। जब आसपास के लोग ये पूरा वाक्य सुनते हैं तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि रश्मि का तो भाग्य चमक गया, ये तो बहुत ही अच्छा होनहार लड़का है, अगर ऐसा लड़का मिल रहा है तो इसके साथ में उसकी शादी करा देनी चाहिए। दोस्तों चाची यहाँ पर और ज़्यादा बवंडर बनाने लगती है। फिर यहाँ पर आसपास के बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया जाता है, लोग बाग इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद सरपंच भी आ जाता है। सरपंच भी यहाँ पर यही कहता है कि ये लड़का बहुत ही अच्छा है, इसके साथ अगर लड़की की हमारी की शादी हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर मंदिर में जाकर इस रश्मि की शादी इस लड़के के साथ में करा दी जाती है और यहाँ पर ये लड़की उस सम्राट के साथ उसके घर चली जाती है। दोस्तों बड़े ही प्यारपूर्वक ये लोग रहने लगते हैं। इधर जो दादी होती है उसे चाची परेशान करने लगती है तो यहाँ पर वो अपनी दादी को भी अपने साथ लेकर जाती है और यहाँ पर सम्राट के घर पर ही दादी रहने लगती है, क्योंकि सम्राट यहाँ से करीब 6 किलोमीटर दूरी पर एक कमरा किराए पर लेकर रह रहा था। अब वो एक पूरा फ्लैट ले लेता है और उस फ्लैट में ये दादी पोती बड़े आराम से रहने लगती हैं। दोस्तों उनका जीवन बड़े बेहतर तरीके से कटने लगता है और आगे उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने लगती हैं। साल 2021 का ये मामला होता है, आज साल 2025 आ चुका है। अब यहाँ पर इनके 2 बच्चे हैं और इनका जीवन बड़े ही बेहतर तरीके से कट रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी, आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले। जो सबसे पहला कमेंट आता है वो लर्जन राजू का आता है। सर जी लब के नाम से आपकी अदालत में सुनकर लगता है कि कहानी लब के लिए ही तो है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों दूसरा जो कमेंट आता है शंकर स्वामी जी का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी हमें लिखते हैं कि सही बात है सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शिवांश रावत हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी हमें लिखते हैं जय शंभू जय भोलेनाथ, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सूरज DEO नमस्ते भाई जी, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। बाद जो कमेंट आता है रघु रावत का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह दिग्विजय सिंह, वेरी नाइस स्टोरी, रिलेशनशिप ऑफ द मॉडर्न society between husband and wife should faithful not likely to be a sure you have explained in the sad story, thanks राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने अच्छे कमेंट के लिए। शंकर स्वामी जी आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। रामलाल लोधा जी, सानिया जैसी औरत जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकती और विपिन जैसा मर्द जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकता। पति पत्नी का रिश्ता हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए प्रेम विश्वास और समर्पण का होना चाहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज कुमार, सर पीछे भोलेनाथ की तस्वीर तिरछी हो रही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक पोस्टर लगा हुआ है भाई जी और ये पोस्टर इसी तरह से है तो इसको हम सीधा भी नहीं कर सकते। आपका बाकी कमेंट के लिए आपने बहुत ध्यान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी, जय शंभुनाथ जय भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महेश गुप्ता जी, नाइस स्टोरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन PK यादव जी, वेरी नाइस स्टोरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद सूरज DO, राम राम भाई, गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग हमारे साथ कमेंट करते रहें। आप सभी अच्छे से रहें और अच्छे से अपने जीवन को बिताते रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद जय भारत।